इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अरे भाई चैप्टर शुरू हुआ ही और हम तो ये कहने लगे लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस क्या होता है भाई, ये एक इंडिकेटर है। एक नंबर तो वही पेपर बन गया आपका, ठीक है। और एक नंबर का आपका ये भी आ सकता है, और एक नंबर का आपका ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है, एक नंबर का एमसीक्यू ये भी आ सकता है। टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात हो रही भाई, स्ट्रेंथ होती है क्षमता, ताकतवर कितना है। तो यहाँ पर दो हिस्ट्री, यहाँ पर तो बढ़ती ही क्या बात हो रही है, हिस्ट्री की क्या बात बताई जा रही है, नेचर से पता चल रहा है, नेचर जो इंडिकेटर हमें, जो स्मेल के आधार पर हमें यह बात पता चले कि ये एसिड है या बेस है, उसे हम कौन सा इंडिकेटर बोलेंगे। और फैक्ट्री इंडिकेटर आपके एग्जाम में एंथोनिया क्या है, एसिड है, और इसमें क्या है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यह बात बता दूं कि नोट्स के बिना आपकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकती नोट्स के बिना। जहां पर आप सोच रहे हो कि बिना नोट्स के हम 100% प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो वहां पर आप बिल्कुल गलत है भाई। क्योंकि जहां पर एग्जाम आते हैं वहां पर नोट्स, जहां पर एक बात बता दूं कि जो टॉपिक आपका 10 मिनट लेता है समझने के लिए, याद करने के लिए, वहीं पर एग्जाम के टाइम पे नोट्स आप अगर आपके पास होंगे तो वहां पर 2 से 2.5 मिनट में आपको 10 मिनट का टॉपिक पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट क्लास 10। लेकिन इससे पहले और मैं बात बता दूं, मैं खुद अपने हाथों से आपको नोट्स बना के दूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है, वह कोई सादा नोट्स नहीं होंगे, उनमें मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने खुद 10 साल के पेपर एनालाइज किए हैं। हर टॉपिक के साथ ब्रैकेट में लिख रखा होगा कि यह किस किस साल आ चुका है यह टॉपिक, और साथ ही साथ यह भी कि कितने नंबर में आ सकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मुझसे नोट्स मांगोगे और मैं आपको नोट्स दूंगा, क्योंकि वह नोट्स सादा नोट्स नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंट भी बताए जाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर का आ सकता है। सिर्फ नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं होता कि भाई 2-3 स्टेटमेंट लिख दी, ये है वे ये भी। अरे उसके बारे में अच्छी तरह पता भी होना चाहिए कि ये पेपर के लिए कितना जरूरी है। सही जगह प्रैक्टिस करोगे जब भी बात बनेगी। अगर आप ये नोट्स बना लिया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही नहीं आप उसमें लगातार मेहनत लगाने लग रही हैं, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसमें नहीं लगाने लग रही हैं, तो फिर भाई क्या फायदा। इसलिए आप मुझसे नोट्स लो, उस पे ब्रैकेट में लगा के लिखूंगा कि कौन से साल आया था, कितने नंबर का आया था, कितने नंबर का आ सकता है और कितना इंपॉर्टेंट है वह टॉपिक। इससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम के टाइम पे कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा टाइम लगाना है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। मुझ पे ट्रस्ट कीजिएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 100 स्कोर करोगे। सिर्फ आपको एक काम करना है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर के आप मुझसे बता देना कि हमें नोट्स इस चैप्टर के चाहिए। मैं खुद अपने हाथों से बना कर दूंगा, या फिर मैं पहले से रेडी होंगे तो मैं जब भी आपके पास भेज दूंगा। सब्सक्राइब करके जरूर आना भाई, ठीक है। कभी सर जी भाई जी भेज नोट्स दे दो, ठीक है। चलो तो चैप्टर शुरू करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, साल्ट्स क्या होती हैं। सबसे चैप्टर का नाम ही यही है, तो सबसे पहले जान लेते हैं। शुरू करते हैं एसिड से, फिर हम बेसिस के बारे में जानेंगे, फिर लास्ट में हम साल्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक बात और बता दूं मैं शुरू में ही, क्लास शुरू होने से पहले, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, इट पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। इसका मतलब बहुत गहराई तक है, जो समझ गया ना तो वो कर जाएगा कुछ अपने भविष्य में, वरना वरना सुनते रहो, ठीक है। चलो तो भाई एसिड्स क्या है, एसिड्स क्या है। जो एसिड्स के 4 पॉइंट है, बेसिस के मैंने 5 पॉइंट लिख रखे हैं, एग्जांपल के सहित बता रहा हूं, और साल्ट्स को हम आखिर में कवर करेंगे। जो एसिड्स हैं, जो उसका टेस्ट है वह हमेशा श्योर होता है, यानी कैसा होता है, खट्टा टेस्ट होता है। ठीक इसका अपोजिट जो बेसिस है, इसका टेस्ट हमेशा क्या होता है, इसका टेस्ट हमेशा क्या होगा, कड़वा होगा। इसका टेस्ट हमेशा क्या होगा, कड़वा होगा। दूसरा पॉइंट एसिड, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अरे भाई यहीं पे उलझ गई, चैप्टर शुरू हुआ नहीं और हम तो यहीं पे उलझ गए। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस क्या होता है भाई, ये एक इंडिकेटर है। इसके ऊपर पूरा डिटेल से बात करेंगे, इसके ऊपर पूरा डिटेल से टॉपिक बन रखा है। इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं इंडिकेटर के, उसी में ये लिटमस पेपर आता है। तो
फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो लिटमस पेपर, आगे हम जान लेंगे कि ये लिटमस पेपर है क्या। ठीक है, ये इंडिकेट करता है, ठीक है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। एसिड में हमेशा ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है, यानी जो ब्लू कलर है वह रेड कलर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किसमें, एसिड में। ठीक इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, बेसिस में रेड टू ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। इट टर्न्स टू रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। स्पेस के कारण मैंने शॉर्ट उसमें लिख रखा, बाकी आप फुल स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं। तीसरी बात, फिलहाल के लिए लिटमस याद रखो, आगे हम डिटेल से बात करेंगे। When they are dissolved in aqueous solution, then it release H+ ion. एसिड हमेशा H+ ion रिलीज करेगा और बेसिस हमेशा हाइड्रोक्साइड OH- आयन रिलीज करेगा। लेकिन भाई कब रिलीज करेगा, सर जी है तो बताओ कब रिलीज करेगा। अरे भाई बता रहा हूं ना, शांति रखो। When they are dissolved in aqueous solution, क्या बोला गया, जब एक्वेस सॉल्यूशन में हम मिक्स करेंगे इसको, एसिड को, जब वह क्या करेगा, रिलीज H+ आयन। अब यहां पर आप बोलोगे एक्विस क्या होता है सर जी, एक्विस जिसमें वह सॉल्यूशन जिसके अंदर पानी भी मिला हुआ हो उसे हम बोलेंगे एक्विस सॉल्यूशन। यहाँ आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th में नहीं तो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे नहीं तो अब मैंने बता दिया ना, चिंता मत लो, आपके साथ है हम, ठीक है। अब ठीक उसी प्रकार इसमें एसिड में H+ आयन रिलीज होंगे, तो ठीक बेसिस में OH हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज होंगे, OH- आयंस रिलीज होंगे। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन हमेशा याद रखना, कभी इसे भूल जाओ। H+ आयन, OH- आयन, ठीक है। कभी भाई जब एक्वस में मिक्स करेंगे, एसिड करेंगे H+ आयन रिलीज और बेसिस करेंगे OH- आयन रिलीज। बात याद रखना, बार बार रिपीट होगी ये बात, हर टॉपिक में रिपीट होगी ये बात, इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये दिमाग में छाप लो, ठीक है। एग्जाम्पल, एसिड का एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। दूसरी ओर एग्जाम्पल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। बेसिस में पांचवा पॉइंट भाई ये है और यह आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, MCQ में आ सकता है, या फिर आपके टेस्ट में भी आ सकता है, स्कूल के टेस्ट में, ट्यूशन के टेस्ट में, कहीं पे भी आ सकता है, या फिर MCQ में भी आ सकता है कि स्टेटमेंट दे दी जाएंगे 3-4 और उसमें से बताओ कि एल्कली किस राइट स्टेटमेंट कौन सी, और आपको 1 नंबर पूरी। अभी जान लो भाई, द बेसिस विच आर soluble in water are called alkali bases। अगर मैं द बेसिस, चलो आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूं कि मेरे पास एक गिलास पानी है, उसके अंदर मैंने क्या मिला दिया, चीनी को मिला दिया, ठीक है। जो भी चीनी है ना वे क्या कहलाएगी, एल्कली। द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली, क्योंकि वे चीनी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है पानी के अंदर, तो वे क्या कहलाएगी, एल्कली कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार द बेसिस विच आर सोल्यूबल, वह बेसिस जो सोल्यूबल है, मिक्स हो जाते हैं, जो घुल जाते हैं पानी में, उन्हें हम बोलेंगे एल्कली। 1 नंबर तो वही यहीं पर बन गया आपका, ठीक है। अरे 1 नंबर का आपका ये भी आ सकता है, और 1 नंबर का आपका ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है, 1 नंबर का MCQ ये भी आ सकता है। और जो साल्ट्स होते हैं 1 नंबर का ये भी आ सकता है, जो साल्ट्स होते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है, साल्टी होता है, नमकदार होता है। ये 1-1 नंबर में पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है। और एग्जाम्पल तो भाई हर चीज का, NCERT एग्जाम्पल्स को तो बिल्कुल बोर्ड के पीछे जाओ, NCERT एग्जाम्पल्स के बिना है ना आपकी तो बात बनेगी नहीं, केमिस्ट्री में तो आपकी बात बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है। एग्जाम्पल तो बिल्कुल हर एक टॉपिक, छोटे से छोटे एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल, और कोशिश करना कि छोटे से छोटे एग्जाम्पल को याद कर लो, ज्यादा प्रेशर ना लो, ठीक है। और अगर आपको छोटा एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, एग्जाम्पल नहीं याद हो रहे, तो उसकी भी ट्रिक लेके आएंगे, आप कमेंट कर देना या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हमने एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब टाइप्स के बारे में भी तो जान लिया भाई, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। बेसिस को भूल जाओ, अभी बेसिस को हमें नहीं जानेंगे, अभी बेसिस को हम नहीं जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जानेंगे टाइप ऑफ एसिड, बेसिस को एसिड के बाद। जो टाइप है एसिड के, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस, पहली बात, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दूसरी बात, तीसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, स्ट्रेंथ एंड ऑक्यूरेंस, इन 3 बेसिस के आधार पर हम टाइप्स ऑफ एसिड्स को जानेंगे।
और इन्हीं तीन आधार पर, इन्हीं तीन बेसिस पर हम टाइप्स ऑफ बेसिस को भी जानेंगे। तो यहाँ पर चलो सबसे पहले जानते हैं टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओक्यूरेंस। इसके अंदर दो बातें आती हैं, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर सुनो भाई बात ध्यान से। ऑर्गेनिक एसिड भी होते हैं एसिड विच आर फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ, जो हमें अर्थ से मिल रखी है, जो हमें अपनी इन्वायरमेंट, जो हमारी प्रकृति है उसी से ही मिल रखी है, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एसिड। वह एसिड जो हमें हमारी इन्वायरमेंट, हमारी प्रकृति, नेचर से ही हमें मिल चुके हैं, प्रकृति से ही हमें मिल चुके हैं। एग्जाम्पल लिख दो भाई, सिट्रिक एसिड, CITRIC सिट्रिक एसिड। ठीक है, यह ऑर्गेनिक एसिड हो गए। ठीक है, अब ठीक इसके अपोजिट है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, देखो इनऑर्गेनिक एसिड आर दोज एसिड विच आर नॉट प्रेजेंट इन नेचर, विच आर नॉट, यहाँ पर आएगा नॉट और प्रेजेंट के बीच में आएगा नेचुरली, विच आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन नेचर, जो कि नेचर से नहीं मिले हैं, जो कि नेचर में प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन वी हैव टू प्रिपेयर देम आउटसाइड। इनऑर्गेनिक एसिड वे होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, उसे हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक वे जो हमें प्रकृति से मिल रखे हैं, जो हमें नेचर से मिल रखे हैं। यह था ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओक्यूरेंस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की बात हो रही भाई, स्ट्रेंथ होती है क्षमता, ताकतवर कितना है। तो यहाँ पर दो है इसके पार्ट, एक तो स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग एसिड बात होगी, एक वीक एसिड, कितने स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलो तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज मोर H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर देखो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड वे होते हैं टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, जैसे मैंने बताया। अब यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग एसिड भी होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जब हम मिलाते हैं तो क्या रिलीज करते हैं H प्लस आयन। मैंने बोला था हर बार हर टॉपिक में यह बात आएगी, इसलिए दिमाग में बिठा लो। ठीक है, H प्लस आयन हाइड्रोक्साइड आयन बेसिस में। ठीक है, चलो तो भाई H प्लस आयन रिलीज होगा एसिड में। ठीक है, कब होगा? जितनी ज्यादा मात्रा में एक्वस सॉल्यूशन में, जितनी ज्यादा मात्रा में यह मिक्स होगा उतनी H प्लस आयन रिलीज होंगी। ठीक है, रिलीज मोर H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक उसी प्रकार वीक एसिड क्या होते हैं? रिलीज लेस, किसकी डेफिनेशन बता रहा हूं मैं? वीक एसिड की। रिलीज लेस H प्लस आयन व्हेन डिसॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन। जब एक्वस सॉल्यूशन में यह अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा तो क्या तो फिर ये कम ही तो H प्लस आयन हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा ना भाई। लो भाई देखो यहाँ पर एसिड व्हेन दे आर डिसॉल्व, एसिड को जब हम एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे H प्लस आयन रिलीज करेगा। जितनी अच्छी तरह मिक्स होगा उतनी ज्यादा H प्लस आयन रिलीज करेगा, जितनी अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा तो भाई वैसे ही लेस H प्लस आयन रिलीज करेगा। अगर लेस H प्लस आयन रिलीज किए तो वीक एसिड, अगर ज्यादा मात्रा में H प्लस आयन रिलीज किए तो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। वीक एसिड जब कम हो H प्लस आयन, और जब स्ट्रॉन्ग एसिड जब ज्यादा हो H प्लस आयन। कब? जब एक्वस सॉल्यूशन में हम इसे मिक्स करेंगे। ठीक है, अब तीसरे टाइप की बात करें, टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन भाई, कंसंट्रेशन इसके भी दो पार्ट हैं, कंसंट्रेटेड एसिड, डिल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड सबसे मैं सीधे सीधे बता देता हूं, जिसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी होगा, बहुत ही कम मात्रा में पानी होगा, नामात्र पानी होगा, उसे बोलेंगे हम कंसंट्रेटेड एसिड। और इसे हम प्योर एसिड भी बोलेंगे। किसे? कंसंट्रेटेड एसिड, क्योंकि इसमें सबसे कम मात्रा में पानी होता है। ठीक है, और दूसरी ओर ठीक इसका अपोजिट है डिल्यूट एसिड। इसमें ज्यादा क्वांटिटी में क्या है? पानी है। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिल्यूट एसिड। ओके, बात समझ में? क्यों? क्योंकि इसमें भाई क्या था? वाटर था ज्यादा और इसमें वाटर था कम। ठीक है, इसमें कम था इसमें ज्यादा था, इसलिए डिल्यूट कहलाए। और यहाँ पर देखिए एंड those acids in which the quantity of solid water is slightly more and slightly diluted in nature। और जो डिल्यूट एसिड होते हैं वे क्या होते हैं? पतले होते हैं नेचर में। यहाँ पे लिख रखा है ना भाई, slightly diluted in nature। डिल्यूटेड यानी अपने जो उनका नेचर है पतला होता है, वे यानी पतले होते हैं। अब जबकि कंसंट्रेटेड एसिड में ज्यादा बिल्कुल भी पानी नहीं होता, और इसमें डिल्यूटेड एसिड में क्या होता है? पानी ज्यादा मात्रा में होता है और ये पतले भी होते हैं। ठीक है, और
अब बात करेंगे हम टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ type of basis type of basis on the basis of occurrence, on the basis of strength, on the basis of concentration. अब ऑर्गेनिक एसिड की जगह आ जाएगा बेस, चीज डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन सेम रहेगी, बस छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे, छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे, यह अब बताएंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगी, एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, और यहाँ पर भी एसिड है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, और बेस आ जाएगा। और कहीं पे एसिड लिखा हुआ है नहीं, चलो तो फिर अब बात करें हम टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, टाइप ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। मैंने बोला कि डेफिनेशन सेम रहेगी। अब देखते जाओ यहाँ पर ऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया जो हमें नेचर से मिली, इनऑर्गेनिक के बारे में मैंने बता दिया जो नेचर से ना मिली, जो हम खुद बनाए। स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं जिसमें एसिड में तो H+ आयन रिलीज होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया। बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं, OH- आयन रिलीज होते हैं, तो OH- आयन कम रिलीज हुए तो वीक बेस होगा, अगर ज्यादा रिलीज हुए तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक एसिड के अपोजिट है, एसिड के अपोजिट हम बात कर रहे हैं, देख लो मैंने कुछ चेंजेस ही नहीं किए, एसिड की जगह सिर्फ मैंने बेस ही लिखा है, बाकी स्टेटमेंट सिर्फ वही है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यहीं पे वही बात है भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, पानी कम होगा और यहाँ पर पानी ज्यादा होगा, और ये डिल्यूटेड इन नेचर, पतले भी होंगे किसमें, नेचर में, ठीक है। अब बात रह गई इनके एग्जाम्पल की, अब बात रह गई इनके एग्जाम्पल की, इनके एग्जाम्पल को मैं नोट्स में प्रोवाइड करूंगा क्योंकि इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि एग्जाम में जब आपके MCQ आएंगे तो वो 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें बहुत सारे दे दिए जाएंगे। एक ऑप्शन में जैसे कि 3 एग्जाम्पल दे दिए, हर ऐसे चारों ऑप्शन में 3 एग्जाम्पल दे दिए और बोला जाएगा कि इनमें से बेसिस कौन कौन सी, बेसिस, ऑर्गेनिक बेस, इनऑर्गेनिक बेस, ये सिंपल बोल दीजिएंगे कि बेसिस के कौन कौन से एग्जांपल है, तो उसके लिए सिर्फ एक एग्जांपल से तो बात बनेगी नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझसे नोट्स ले लेना, उस नोट्स में मैं सभी वे लिख दूंगा जो अब तक एग्जाम में आए हैं और जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, सभी एग्जांपल में लिख दूंगा। चलो तो अब बात करते हैं इंडिकेटर, जो मैंने यहाँ पर बात की थी, लिटमस पेपर की बात हो रही थी ना, लिटमस एक इंडिकेटर होता है, तो अब बात आ गई भाई लिटमस की। चलो यहाँ पर ध्यान से सुनो, दिस आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच चेंजेस कलर और स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जो अपना जो स्मेल है वह चेंज कर लेते हैं, क्यों, कब, जब एसिड और बेस की प्रेजेंस हो, इसे बोलते हैं इंडिकेटर। यहां पर हम समझाएंगे क्या मैं बताने जा रहा हूं। इसके इंडिकेटर के 3 पार्ट हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा मैं यहां पर लिख रहा हूं नेचुरल इंडिकेटर। भाई नेचुरल से ही जान लेते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल, यहाँ पर तो बढ़ते ही क्या बात हो रही है, सीधी क्या बात बताई जा रही है, नेचुरल से पता चल रहा है नेचर, जो इंडिकेटर हमें नेचर से मिली हुई हो, प्रकृति से मिले हुए हो, उसे हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर व्हिच वी गेट फ्रॉम आवर नेचर। इसकी डेफिनेशन आप ये लिख देना। अब दूसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होगा रिलेटेड किसके, स्मेल इंडिकेटर। यहाँ पर स्मेल चेंज हो जाएगी, गिव डिफरेंट स्मेल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस, बेस होगा तो अलग स्मेल देगा, और अगर एसिड होगा तो दूसरी स्मेल देगा। जो स्मेल के आधार पर हमें यह बात पता चले कि यह एसिड है या बेस है, उसे हम कौन सा इंडिकेटर बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, या फिर 2 नंबर में आपके टेस्ट में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। एग्जाम्पल क्या लिखना है आपको, साथ ही साथ क्लब ऑयल, और भी एग्जाम्पल है नोट्स में मैं दे दूंगा, बार बार यह बात आपसे मैं बोल रहा हूँ। तीसरा इंडिकेटर है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है, आर द इंडिकेटर नॉट नेचुरल, जो कि नेचुरल नहीं होती, जो हमें नेचर से नहीं मिली है, वी हैव टू सिंथेसाइज देम आवरसेल्फ, एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज।
सिंथेटिक इंडिकेटर वह होते हैं जो हम खुद बनाएं, हमें प्रकृति से बने बनाए नहीं मिले। एग्जाम्पल मिथेल ऑरेंज, ये भी आपके 2 नंबर में या 1 नंबर में आ सकता है, और यह पूरा आपके टेस्ट में भी आ सकता है 5 नंबर का। भाई 5 नंबर का कैसे आएगा? यह 4 नंबर का भी आ सकता है। इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के टाइप क्या है, इनकी डेफिनेशन लिखो, इनके एग्जाम्पल लिखो, यह बात अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, ठीक है। और अब इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर से मिले, और फैक्ट्री जो स्मेल के आधार पर हमें पता चले। सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं जो हमने खुद बनाए हों, ठीक है, जो हमें नेचर से न मिले। ये थे इंडिकेटर्स की बात। और अब हमारे अगले टॉपिक होंगे कौन कौन से, कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसे हम अगले पार्ट 2 में जानेंगे। ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद एवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी मार्किंग स्कीम, कितने नंबर में क्या आ सकता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो यह थी बात कि एसिड क्या है, बेसिस क्या है, साल्ट क्या है, टाइप्स ऑफ बेसिस और टाइप ऑफ बेसिस एंड एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, स्ट्रेंथ एंड कंसंट्रेशन, और इंडिकेटर क्या है। अब यहाँ पर एक बात और बता दूं मैं, कि अगर मेरे पास इसमें एसिड है और इसमें क्या है, बेस है, ठीक है, ठीक है, ओके, इसमें क्या है, एसिड है और इसमें क्या है, बेस है। बात समझ में। तो एसिड में क्या होता है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ब्लू कलर का जो पेपर है इसमें डाल दूंगा, मैंने ब्लू कलर का जब पेपर इसमें डाला तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें पहले से ही बेस होता, तो इसका कलर चेंज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बेस का तो कलर पहले से ही ब्लू है। अगर पहले से ही ब्लू है तो ब्लू डालने से क्यों चेंज होगा भाई, ठीक है, बात समझ में। इसमें ब्लू से रेड में इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसके अंदर क्या था, एसिड था। एसिड कहाँ चेंज होता है, ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है, ठीक है। और बेसिस में क्या होगा, रेड टू ब्लू। बात समझ में, आपको बात समझ में मैं क्या बता रहा हूँ। यह छोटी छोटी बातें है ना, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, इसलिए मैंने साथ ही साथ ये बता दी, वरना मैं सोच रहा था कि अगले पार्ट 2 में बताऊं, लेकिन नहीं, मगर कोई ना, अब भी साथ ही साथ चल रहे हैं तो साथ ही साथ आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 में हम केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे और साथ ही साथ साल्ट्स के पीएच के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स जरूर याद रखना, लाइक सब्सक्राइब कर दो। और सभी स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर्टी हम जानते हैं, अगर एसिड एंड बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, पहले हम जानेंगे कि एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या होगा। जब एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल HCl प्लस जिंक के साथ, जिंक मेटल है, और जब रिएक्शन होगा, जब साल्ट बनेगा ZnCl2 और H2 हाइड्रोजन गैस हमें मिलेगा। ये किसका एग्जांपल था, एसिड का एग्जांपल था। एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन होगा, और मैं आपको यह बात बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा सर जी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है, यह बात मैं लास्ट में बताऊंगा। यह बात मैं लास्ट, जब ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। 1 मिनट की बात है, ठीक है। तो यह बात हुई, यह एग्जांपल था एसिड का। किसका एग्जांपल था, एसिड का। अगर मैं एसिड की जगह अब बात करूंगा बेस की, अगर मैं अब बात करूं बेस की, बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, फिर भी हमें साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही मिलेंगे। एग्जांपल मैं बात करूंगा, एग्जांपल किसकी, बेस प्लस मेटल। जब बेस का रिएक्शन हुआ मेटल के साथ, ये बेस है, ये मेटल है, ये साल्ट है, हाइड्रोजन गैस है। NaOH प्लस जिंक के साथ रिएक्शन हुआ तो Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस हमें मिलती है। टेस्टिंग करेंगे कि कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस, ये लास्ट में बताऊंगा, मैंने बोला था। अब दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अगर क्या हो, एसिड का रिएक्शन हो विद मेटल कार्बोनेट एंड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब क्या होगा, तो चलो फिर एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल कार्बोनेट की, फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट की। एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर भी मिलेगा। हमें 3 चीजें मिलेगी, साल्ट, हाइड्रोजन गैस, सॉरी
CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमें मिलेगा। एग्जांपल हम देख लेते हैं HCl Na2CO3, साल्ट में हमें प्रोडक्ट में हमें मिला NaCl यानी साल्ट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर। ये किसका एग्जांपल था? जब एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ। अब बात करेंगे हम अगर इसकी जगह हो, अब एसिड का रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। जब एसिड का रिएक्शन हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगा, जब हमें क्या मिलेगा? जब भी हमें साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही मिलेगा। एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल इसका ये होगा, HCl का रिएक्शन हुआ NaHCO3 के साथ, साल्ट हमें NaCl मिला, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया, वाटर भी हमें मिल गया, साल्ट भी हमें मिल गया। ये एग्जांपल है मेटल कार्बोनेट का, और ये वाला एग्जांपल है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका है ये हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल। ठीक है, बात समझ में। अब हम बात करेंगे तीसरी प्रॉपर्टी की। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है। 2 नंबर में इसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका एक एग्जांपल भी जरूर याद कर लेना। देखो, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, एसिड और बेस का ही एक दूसरे के साथ रिएक्शन हो गया, तो जब क्या होगा? साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा, साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा। एग्जांपल HCl क्या है? एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। साल्ट में NaCl मिला और वाटर में हमने H2O मिला। जब HCl और NaOH का रिएक्शन हुआ तो हमें NaCl प्लस H2O मिला। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर जी आपने एक चीज तो बताई नहीं। क्या नहीं बताई मैंने? कि एसिड का बता दिया, एसिड का रिएक्शन हुआ मेटल कार्बोनेट के साथ, एसिड का रिएक्शन हुआ हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, लेकिन आपने बेस के बारे में तो बताया नहीं। बेस का कभी भी रिएक्शन नहीं होता है। तो इसलिए यहां पर सिर्फ एसिड का रिएक्शन हुआ है, बेस का रिएक्शन नहीं हुआ है। बात समझ में आई? इसलिए मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ गया, लेकिन चलो कंटिन्यू करते हैं। When an acid and base react to form salt and water is called neutralization reaction। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर का लगभग 2 साल, पिछले 10 साल में से 8 बार रिपीट हुआ है। आपके टेस्ट में आ सकता है, यूटी में आ सकता है, स्कूल एग्जाम में आ सकता है, ट्यूशन टेस्ट पे, और यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी आने के 95% चांस है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन 2 नंबर का, विद एग्जांपल के साथ याद करके जाना। जब when an acid and base react, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर, क्या देते हैं? साल्ट एंड वाटर देते हैं, और इसे ही हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब चौथी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। रिएक्शन होगा एसिड का किसके साथ? मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। जब एसिड का रिएक्शन हुआ मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, जब हमें क्या मिला? साल्ट एंड वाटर मिला। बात समझ में? एग्जांपल HCl प्लस CaO, ये क्या है? CO मेटेलिक ऑक्साइड, HCl क्या है? एसिड है। जब रिएक्शन हुआ तो हमें क्या मिला? CaCl2 प्लस H2O। CaCl2 क्या है? साल्ट है, H2O क्या है? वाटर है। बात समझ में? फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद बेस। जब बेस के साथ रिएक्शन हुआ नॉन मेटेलिक का, तो जब क्या होगा? देखो भाई, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक विद बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का जब रिएक्शन होता है तो हमें क्या मिलता है? साल्ट एंड वाटर मिलता है, साल्ट प्लस वाटर मिलता है। एग्जांपल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 प्लस H2O। बात समझ में? CaCO3 साल्ट है, H2O क्या है? वाटर है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड CO2 और बेस क्या है? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में? ये थी 5 प्रॉपर्टी। अब मैं बात बताता हूं कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, हमें कैसे पता चलेगा सर कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है? एक यहाँ पर मैं 1 नंबर में MCQ में आ सकता है हाइड्रोजन गैस के रिलेटेड, कि कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। 1 नंबर में MCQ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि टेस्ट ट्यूब है, इसमें क्या हुआ? रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद जैसे ही इसमें से बबल्स निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, हम क्या करेंगे? बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। एक बर्निंग कैंडल यानी एक जलती हुई मोमबत्ती।
ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती लेकर के आएंगे। जब इस जलती हुई मोमबत्ती को इन हाइड्रोजन गैस के, ये क्या है, क्या किस चीज के बबल्स हैं, ये है हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं, ये है हाइड्रोजन गैस। जब इसके पास हमें लेकर के आएंगे तो जो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं ये पट देसी आवाज करके फट जाएंगे, पटाख देसी, ठीक है ना। तो इससे हमें पता चलेगा अगर इन्होंने आवाज की, पट की, या जैसे कि बम फूटता है ना उस प्रकार इसने आवाज की, तो ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। और ये ऐसे ही पता चलेगा भाई हमेशा, ठीक है। बर्निंग कैंडल लेके आओ, हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाओ, फिर बबल्स फटेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो निकला था ना, हमें कैसे पता चलेगा कि जब मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करेगा, मेटल तो रिएक्ट कर नहीं सकता, तो फिर भाई एसिड रिएक्ट कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है या नहीं रिलीज हुई है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार पता चलेगा कि जो रिएक्शन हुआ उसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि रिएक्शन हुआ उसमें से एक पाइप से क्या करेंगे, CO2 गैस वे करवाएंगे हम, CO2 गैस हम क्या करवाएंगे, पास करवाएंगे, किसमें ये है लाइम वाटर, LIME, लाइम वाटर। जब लाइम वाटर में हमने CO2 गैस से पास की, जब लाइम वाटर में CO2 गैस जब हमने लाइम वाटर में पास की, तो क्या होगा, जो लाइम वाटर है इसका कलर मिल्की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिल्की कलर हो जाएगा, जिससे हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो यह छोटी छोटी बातें थी जो कि आपकी ये एक्टिविटीज है ना, एक्टिविटीज ये बहुत जरूरी है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए। एक्टिविटीज में से ही ये बातें बता रहा हूं मैं, एक नंबर की, यह भी 1 नंबर का MCQ आ सकता है, इंपॉर्टेंट MCQ है। चलो तो अब हम बात करते हैं अगली टॉपिक की, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैज कॉमन। अब मैं बात करूंगा, ये लास्ट अपना इस वीडियो का टॉपिक होगा, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव कॉमन। तो एसिड्स, तीन बातें लिख देना दोनों में कि एसिड्स हैव H प्लस आइंस। हमें पता है कि एसिड्स हमेशा H प्लस आइंस रिलीज करते हैं, तो हम लिखेंगे एसिड्स हैव H प्लस आइंस। क्या है, एसिड्स के पास H प्लस आइंस है, तो दूसरी ओर बेसिस OH माइनस आइंस रिलीज करते हैं, यह बात हमने बहुत अच्छी तरह जानी है। तो बेसिस हैव OH माइनस आइंस, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट लिख देना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट कि एसिड्स हैव डिफरेंट क्वांटिटी इन डिफरेंट एसिड्स रिलीज H प्लस आइंस विद डिफरेंट एसिड विद डिफरेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से कि H प्लस आइंस से जो H प्लस आइंस है रिलीज होते हैं जब विद डिफरेंट क्वांटिटी में रिलीज होंगे, डिफरेंट अमाउंट या क्वांटिटी में रिलीज होंगे। कब, जब अगर मेरे पास दो प्रकार के एसिड हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितनी मात्रा में इसमें H प्लस आयन रिलीज हुए हैं इस एसिड में भी उतनी मात्रा में रिलीज हो। ये एसिड भी अलग है, ये एसिड भी अलग है, तो इसमें किसी अमाउंट में रिलीज हो सकते हैं H प्लस आइंस, और इसमें किसी अमाउंट में रिलीज हो सकते हैं। इसमें क्वांटिटी कुछ हो गया H प्लस आइंस की, इसमें कुछ हो गया, क्योंकि ये अलग अलग एसिड है। H प्लस आइंस रिलीज डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट एसिड। H plus ions have different quantity in different acid, ये बात लिखनी है, ठीक है। अब तीसरी बात, इसमें भी सेम बात होगी कि इसमें OH माइनस की क्या होगी, क्वांटिटी अमाउंट वो अलग अलग होगी। अगर अलग अलग प्रकार का बेस है और तो फिर OH माइनस आयन जो रिलीज हो रहे वे भी अलग अलग अमाउंट अलग अलग क्वांटिटी में रिलीज होंगे। अब तीसरी बात और लिख लो, अब तीसरी बात और लिख लेना कि जो H प्लस आयंस हैं वे रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एसिडिक नेचर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए, और OH माइनस आयंस रिस्पॉन्सिबल
RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? बेसिक नेचर के लिए। ठीक है, बात समझ। H plus ions responsible for acidic nature and OH minus ions responsible for base nature। ठीक है, OH माइनस आयंस होते हैं बेस के पास, एसिड के पास H प्लस आयंस होते हैं। ये छोटी छोटी बातें थी। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप को डाउट ग्रुप दे रखा, वहां पे जाके आप पूछ लेना। एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस को जब हम वाटर सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो क्या होगा भाई। चलो तो फिर जब हमने एसिड को HCl को वाटर में मिलाया तो हमें H3O प्लस प्लस क्लोराइड माइनस, यानी हमें जब हमने एसिड को वाटर में मिलाया तो हमें हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड मिले। तो आप बोलोगे सर जी हमें हाइड्रोजन तो मिलेंगी, क्योंकि अब तक आपने यह बात पढ़ाई है कि जब कभी वाटर की प्रेजेंस में हम एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेंगे? H प्लस आयन मिलेंगे। हाँ जी भाई, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हाइड्रोनियम प्लस आयन मिले हैं, तो आप यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कैसे बता रहे हैं? देखो यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक है, आपके दिमाग में बिल्कुल सही सवाल आया है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, लेकिन कभी भी हाइड्रोजन आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं होंगे। अलोन कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं होंगे, हमेशा किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे। यह बात आपको समझ में आई? अगर हम कभी भी हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे तो हम उसे H प्लस आयन और साथ ही साथ H3O प्लस आयन लिख सकते हैं। यह दोनों ठीक है। हाइड्रोजन आयन को हम H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह दोनों गलत नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कभी भी, H प्लस आयन कभी भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा किसकी फॉर्म लेगा? अगर एसिड और वाटर का रिएक्शन होगा तो किसकी फॉर्म लेगा? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म ले लेगा। आपको बात समझ में अगर डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, अगर हम अब बेस का रिएक्शन करवाएं, NaOH, ये क्या है? बेस है। जब हमने किया वाटर के साथ तो Na प्लस और प्लस साथ ही में OH हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हुए। हमें पता है एसिड को वाटर में मिलाएंगे तो H प्लस आयन हमें मिलेंगे। ठीक है, और जब हम बेस को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिलेंगे, OH माइनस हमें मिलेगा। तो यह बात की छोटी छोटी। अब आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 साल में से 8 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन कि अगर पानी बेस प्लस एसिड, बेस या फिर एसिड को जब हम पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है? यानी एसिड को हमें पानी मिलाना चाहिए, बेस को हमें पानी मिलाना चाहिए, या पानी को हमें एसिड और बेस में मिलाना चाहिए। तो एक बात बता दूं कि हमेशा हम वाटर में मिलाएंगे, हम हमेशा वाटर में एसिड मिलाएंगे। ठीक है, वाटर में एसिड मिलाएंगे, ना कि एसिड में वाटर। ठीक है, और कैसे मिलाएंगे? जैसे कि इस हाथ में मेरे पानी है और इस हाथ में क्या है? एसिड। इस हाथ में एसिड, इस हाथ में पानी है। जब मैं इसके अंदर वाटर के अंदर जब मैं एसिड डालूंगा तो डायरेक्ट पूरा नहीं डाल दूंगा। इससे क्या होगा? अगर मैंने डायरेक्ट डाल दिया तो ज्यादा मात्रा में अचानक से रिलीज होगी क्या? हीट। ज्यादा हीट रिलीज होगी तो यहाँ पर ब्लास्ट हो सकता है, जो आपका ज्यादा बर्निंग के कारण ग्लास क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, आपको चोट तक पहुंच सकती है। इसलिए हमेशा क्या करना है? पानी में धीरे धीरे आराम आराम से विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, एक सीमित मात्रा के साथ और आराम आराम से हमें वाटर के अंदर एसिड डालना है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। हिला हिला करके हमें पानी को हिलाते जाएंगे और एसिड डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डाल करके विद कांस्टेंट स्टीयरिंग, सीमित मात्रा के साथ। ठीक है, यह बात आप सभी याद रखना, आपके एनसीईआरटी में भी है और बार बार रिपीट भी होता है। तो हम हमेशा बताएंगे कि एसिड को और बेस को हमें पानी मिलाना चाहिए, ना कि पानी को उसमें। ठीक है, और विद
कांस्टेंट स्टीयरिंग, आराम आराम से मिलाएंगे, हिला हिला कर मिलाएंगे, ऐसे बोलते रहेंगे आराम आराम से, ठीक है ना, बात समझ में, ठीक है। जब अगला टॉपिक हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा और अब आप फिर से सुन रहे होगे। इंडिकेटर भाई, जो इंडिकेटर आपको मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, इंडिकेटर भी होते हैं जो प्रेजेंस बताती हैं, ये एसिड है या फिर बेस है, और इस इंडिकेटर के कुछ टाइप भी थी। तो यहाँ पर बात है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल क्या होता है, ये तो टाइप भी नहीं था इंडिकेटर का, लेकिन भाई ये अलग से ही एक अपनी यूनिक पहचान लेकर के चल रहा है। इसमें एक अलग ट्विस्ट है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का, ठीक है, विथ शो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन। अलग अलग H प्लस आयन की मात्रा में अलग अलग कलर शो करेगा। कौन, यह इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर ज्यादा मात्रा होगी H प्लस आयन की तो अलग कलर शो करेगा, और ज्यादा मात्रा होगी H प्लस आयन की तो अलग कलर शो करेगा। थोड़ी कम मात्रा में H प्लस आयन रिलीज होंगी तो अलग अलग प्रकार के कलर शोज यह करेगा। इसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम बोलते हैं पीएच। पीएच क्या होता है, पीएच बताता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम बोल देंगे यहाँ पर सो की जगह आएगा SHOW, ठीक है, सो दिखाना, ठीक है। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर या हाइड्रोजन की पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर देखिए पीएच का मतलब आपने जान लिया, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल बताता है कि पीएच कितना है, यानी 1 पीएच है, 2 पीएच है, 3 पीएच है, 4 है, 10 है, 12 है, 14, कितना पीएच है। पीएच स्केल हमेशा 0 to 14 नंबर तक होता है, 0 से 14 नंबर तक ही होता है। इसकी संख्या हमेशा 0 से 14 नंबर तक ही होती है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप सभी, यहाँ पर हमेशा जो 7 नंबर होगा, 0 से 14 तक बात हुई, जो हमेशा 7 होगा यह हमेशा न्यूट्रल होगा, यह हमेशा न्यूट्रल होगा। और ठीक न्यूट्रल से 7 नंबर से कम डिजिट वाली हमेशा एसिडिक नेचर होगा, और 7 नंबर से ज्यादा डिजिट वाले 7 से 14, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 यह हमेशा अधिक मात्रा में बेसिक नेचर लेके चलेंगे। यानी बेसिक नेचर यानी अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन, और 7 से कम होगी वैल्यू तो उतना ही क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, यानी H प्लस आयन उतनी ही अधिक मात्रा में यहाँ पर होंगे। अब यहाँ पर देखिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पर देखिए 1 है, ये 1, 2, 3 ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होंगी, जबकि 3, 4, 5, 6 ये वीक एसिड होंगे। ठीक इसी प्रकार 8, 9, 10 ये होंगे स्ट्रॉन्ग वीक बेस और ये होंगे स्ट्रॉन्ग बेस। बात समझ में, 7 से कम वाले होंगे वे होंगे स्ट्रॉन्ग, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड बनता चले जाएगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग नेचर बनता चला जाएगा, एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर 7 से ज्यादा वैल्यू है तो उतना ही ज्यादा क्या होगा, बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में, इस तरफ एरो दिखा रहा हूं तो क्या है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है, इस तरफ दिखा रहा हूं तो H प्लस आयन यानी एसिडिक नेचर ज्यादा बढ़ने लग रहा है। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू 1 से 3 तक कौन सी होगी वैल्यू, रेड कलर होगा। 1 से 3 तक कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। 3 से 6 तक कौन सा कलर होगा, 3 से 6 तक कलर होगा ऑरेंज या फिर येलो कलर होगा। जो वैल्यू एग्जैक्ट 7 है, 7 मैंने क्या बताया, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, यहाँ पर एसिडिक बेसिक कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर 8 से 11 का कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। 11 से 14 तक कौन सा कलर होगा, 11 से 14 तक वायलेट या फिर इंडिगो कलर होगा। बात समझ में आई आप सभी दोस्तों को। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में इंपोर्टेंस क्या है, पीएच का महत्व क्या है हमारी जीवन यात्रा में। अब सबसे पहली बात करते हैं, आवर बॉडी वर्क्स इफेक्टिवली बिटवीन द पीएच 7 to 7.8। जो हमारी बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू
क्या रहती है, हमेशा pH रेंज कितनी रहती है, 7 से 7.8 तक रहती है। अगर यह वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर यह वैल्यू चेंज हो जाती है तो हमारी बॉडी इफेक्टिवली नॉट वर्क विद वेल कंडीशन, हमारी जो बॉडी है वह अच्छी तरह काम नहीं करेगी। बात समझ में आई? हमारी बॉडी हमेशा वर्क करती है 7 से 8 के बीच में, ठीक है। यही हमारी पीएच वैल्यू है बॉडी की। दूसरी बात, पीएच ऑफ रेन लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। बारिश होती है, आप सभी को पता है, लेकिन अगर बारिश की पीएच वैल्यू 5.6 से नीचे चली गई तो वह क्या होगा, एसिड रेन कहलाएगा। कौन सी रेन कहलाएगी, एसिड रेन, जो कि बहुत ही खतरनाक, जो कि बहुत ही भयानक साबित होती है प्रकृति के लिए। इसलिए कंटामिनेटेड और नॉट, जो कि अब अगला पॉइंट है इसी के अंदर, अगर जो ये पीएच वैल्यू है ये हेल्प करती है कंटामिनेटेड और नॉट। कंटामिनेटेड और नॉट ये बताता है, कंटामिनेटेड और नॉट का मतलब है कंटामिनेटेड वाटर और नॉट, यानी पानी खराब है या नहीं है, ठीक है। कंटेमिनेटेड और नॉट, अगर पानी खराब है या नहीं है, पीएच वैल्यू से हमें यह पता चल जाता है। पीएच वैल्यू अगर 5.6 से नीचे है तो क्या है, पानी खराब है। अगर पीएच 5.6 से ज्यादा है तो जो पानी है वह ठीक है, ठीक है। बात समझ में? टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लेस देन 5.5। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा कि दांत जो है खराब होने लग गए हैं, जो दांत है वह खराब होने लगे हैं। क्यों होने लगे हैं? क्योंकि जो पीएच वैल्यू है माउथ की 5.5, यानी जो एसिडिक की मात्रा, एसिडिक नेचर है वह क्या हो गया, उससे ज्यादा एसिडिक नेचर है वह क्या हो गया, ज्यादा हो चुका है। 5.5 यानी दांत खराब होने लग चुके हैं, क्योंकि जो पीएच वैल्यू है 5.5 तक पहुंच चुकी है। 7 से 5.5 पर बात आ चुकी है भाई, इसलिए यहाँ पर सड़ना शुरू हो जाता है दांतों का। क्लीन योर माउथ, अब इससे बचा कैसे जा सकता है, हमें हमेशा खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, कैसे क्लीन करना चाहिए अपना माउथ, कैसे, विद वाटर पानी के द्वारा, या फिर टूथ पेस्ट के द्वारा भी हम यानी ब्रश भी कर सकते हैं। दोनों यह बेहतरीन तरीका है, आप ब्रश कर लो तो और भी अच्छा रहेगा, और इससे आपके जो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हो सकती है। इसलिए 5.5 से आप बच सकते हैं, टूथ डिके से आप बच सकते हैं। प्लांट नीड स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। हर पेड़ पौधे को, हर चीज को अपनी ग्रोथ करने के लिए एक बहुत ही अपने लिए एक सेफ इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, हर चीज अच्छी से मिलनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर पेड़ की बात कर रहे हैं। सोइल, प्लांट को अपनी अच्छी ग्रोथ करवाने के लिए उसे क्या चाहिए, उसकी जो हमें सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस उसके बारे में पता होना चाहिए, यानी सॉइल के बारे में पता होना चाहिए, और पीएच ऑफ पर्टिकुलर प्लांट, या फिर सॉइल को भी छोड़ो, हमें उस प्लांट का जो पीएच वैल्यू है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर पीएच वैल्यू ठीक है तो उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, अगर पीएच वैल्यू ज्यादा या कम है 7 से तो उसकी जो नेचर है, तो उसका जो ग्रोथ है वह खराब हो सकती है। इसलिए हमें प्लांट का जो नेचर है, वो ग्रोथ है, हमें उसकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए। प्लांट की पीएच वैल्यू पता होगी, उससे हम हेल्दी ग्रोथ करवा सकते हैं प्लांट की, ठीक है। अब अगला टॉपिक है, और यह है हमारे एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक, और इसके अंदर छोटी छोटी कुछ टॉपिक्स भी हैं, ठीक है। साल्ट्स क्या है? साल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने तो पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने तो पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है ये तो, एसिड एंड बेस की। जब एसिड एंड बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं साल्ट एंड वाटर बनाने के लिए, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उससे ही हमें क्या मिला है, साल्ट मिला है। व्हेन एवर एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। NaCl, जब एसिड का और बेस का रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, साल्ट एंड वाटर मिलेगा। यह बात आपको समझ में? जब साल्ट एंड वाटर हमें मिलेगा तो हमें साल्ट में NaCl मिलेगा, जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो NaCl हमें मिलेगा। ये वो NaCl है जो कि हम अपने रसोई घर में कॉमनली यूज करते हैं, कॉमन साल्ट, यानी सभी के रसोई घर में यह नमक यूज होता है। आपको बात समझ में आई, ठीक है। अब कॉमन साल्ट के कुछ 5 केमिकल हैं,
5 केमिकल है जो कि ये लास्ट टॉपिक होंगे और इसे हम पार्ट 4 में कंप्लीट आपको बता दूं कि इसमें से जो केमिकल से स्टार्ट किया उसका एमसीक्यू में फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं। 5 केमिकल बता रखे हैं, केमिकल फ्रॉम स्टार्ट 5 बता रखे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ये 5 आपसे बता रखे हैं। इनमें से इनके एमसीक्यू में कोई भी पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में एमसीक्यू में कि इसका फॉर्मूला क्या है, जैसे कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है। तो आपको यह बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, मैं पहले ये सभी बातें बता रहा हूं कि इनके यूजेस जरूर कर लेना। एक तो फॉर्मूला और हर केमिकल फ्रॉम सॉल्ट्स का यूजेस याद कर लेना। मैं बता दूंगा, अच्छी तरह समझा दूंगा, बस आपको अच्छी तरह वह याद रखने हैं एग्जाम में। बस आपको एंड तक जुड़े रहना है। फर्स्ट केमिकल फ्रॉम सॉल्ट होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि 1 मार्क में आ सकता है एमसीक्यू में। क्या आ सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, NaOH। ठीक है, आपको इसे टिक कर देने का है। अब यहाँ पर देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना। अब यहाँ पर देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, जिसे हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन भी बोलते हैं। तो क्या बन गया, इट डिकम्पोजेस टू NaOH। NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यानी जब हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन बोलते हैं उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्यों बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोर से बना है क्लोराइन और एल्कली फॉर क्लोर है जो कि यूज किया गया है क्लोराइन के लिए, और जो एल्कली है वो यूज किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए। यहाँ पर देखिए आप, जब हमने यहाँ पर क्या है सोडियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हुआ किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोराइड। यहाँ पर देखिए NaCl रिएक्शन हुआ H2O के साथ। ठीक है, तो हमें क्या मिला, NaOH क्लोराइन और हाइड्रोजन हमें मिला। अब यहाँ पर देखिए NaOH है जो हमें किसके पास मिला, नियर कैथोड के पास मिला। अपनी एनसीईआरटी बुक खोलो, उसमें आपको पूरी अच्छी तरह ड्रॉ करके दिखाया गया, वहां पे एनोड और कैथोड लिखा हुआ होगा, वहां पर देखते जाओ। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें कहाँ पे मिलेगा, हमें नियर कैथोड के पास मिलेगा। हाइड्रोजन हमें कहाँ पे मिला, हमें कैथोड पे मिला। और जो क्लोरीन है वो हमें कहाँ पे मिला, एनोड। जो एनोड है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। यह बात दिमाग में छाप लो। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, यहाँ पे क्लोराइन मिल गया और हाइड्रोजन मिल गया। अब यहाँ पर यूजेस देख लो, जो कि आपके एग्जाम में जितना जरूरी केमिकल फॉर्मूला उतना ही जरूरी क्या है, यूजेस है। यूजेस, इट यूज टू मेक सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है, पेपर मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, ऑयल रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, एंड पीवाईसी मैन्युफैक्चर में यूज किया जाता है, एंड आल्सो यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स। यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 यूजेस याद कर लेना। इनमें से कम 4 तो याद करके जाना भाई। अगर 2 नंबर के आ गया तो 3 से 4 पॉइंट लिख देना, कोई भी नहीं काट सकता नंबर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट केमिकल होगा नेक्स्ट केमिकल फ्रॉम सॉल्ट का ब्लीचिंग पाउडर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। बार बार बोल रहा हूं, यूजेस एंड केमिकल फॉर्मूला जरूर याद करके जाना। ब्लीचिंग पाउडर का क्या है फॉर्मूला, CaOCl2। ठीक है, अब कैसे बनाइए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ट लाइम। ड्राई स्लेक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम ड्राई स्लेक्ट लाइम हम बोलते हैं। जब यहाँ पर देखिए, जब हमने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ, स्लेक्ट लाइम के साथ। जब हमने स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया तो
CaOCl2 जो कि फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का हमें मिल चुका है और साथ ही हमें H2O मिलता है। अब यहाँ पर देखिए ये वही Cl2 है, ये वही Cl2 है जो कि यहाँ पर हमें मिला था, जो यहाँ पर हमें Cl2 गैस मिली है, कहाँ पे मिली, एनोड पे जो रिलीज हुई थी, उसी का हमने रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, स्लेट लाइन के साथ रिएक्शन करवा दिया, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल गया। अब इसके यूजेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार बोलूंगा। ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्रीज, फर्स्ट यूज, ठीक है, ये था पहला यूज, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनिंग इन इंडस्ट्रीज। दूसरा यूज है वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी को जो इन अनप्योर पानी है उसको प्योर बना देता है, जैसे कि जो पानी खराब है जिसमें जम्स है उसे फ्री जम कर देता है, उन जम्स को भगा देता है, ठीक है, ये दूसरा यूज है। तीसरा यूज देख लो, ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज। चौथा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। यहाँ पर कम से कम 3 तो जरूर याद कर लेना, जो बच्चे याद अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, या फिर 2 तो जरूर करके जाना ही जाना है भाई, ठीक है। अब तीसरा केमिकल है बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, 1 नंबर में आ सकता है MCQ में। व्हेन साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद अमोनिया देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। कैसे बनता है बेकिंग सोडा कैसे बनता है, जब साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है अमोनिया के साथ। किसका रिएक्शन होता है, साल्ट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, देन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म। तो क्या बना, क्या हमें मिला, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिला और साथ ही साथ हमें अमोनिया क्लोराइड भी मिला। और हमें क्या चाहिए था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए था, जो कि हमें मिल चुका है। ये किसका है केमिकल फॉर्मूला, बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है NaHCO3, और जो कि हमें यहाँ पर मिल चुका है। बात समझ में, जब रिएक्शन होगा साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, अमोनिया क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा। और इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज 2 नंबर में पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जा सकती है, इसके यूजेस पूछे जा सकते हैं, और इसके अंदर 2 नंबर का एक और क्वेश्चन बन रहा है जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी सुनती जाओ। इसकी जो प्रॉपर्टी है, वेरी सॉफ्ट होते हैं, जो बेकिंग सोडा है वे बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट, बेसिक नेचर, जो इसका बेकिंग सोडा का नेचर अभी कैसा होता है, बेसिक होता है। और जो चौथा पॉइंट, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जो कि जब यहाँ पर देखिए, जब बेकिंग सोडा को हमें पता है जो बेकिंग सोडा होता है हम उसे अपने रसोई घर में यूज करते हैं ताकि जो खाना है टेस्टी बने, क्रिस्पी बने, ठीक है। और कई बार तो खाने को जल्दी बनवाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा यूज करते हैं, तो यहाँ पर खाने में ही ज्यादातर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर देखते जाइए, जब हम इसे खाने में प्रयोग करेंगे, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब हमें इसे कुकिंग में यूज करेंगे, किसको, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था, NaHCO3 का जब कुकिंग में प्रयोग हुआ, जब वह हीट हुआ, गर्म हुआ, तो क्या मिल गया हमें, Na2CO3 और वाटर एंड H2O, एंड हमें लास्ट में क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट हमें मिला, H2O हमें मिला, CO2 हमें मिला है। यह बात याद रखना। और यही से वॉशिंग सोडा का जो कि फोर्थ केमिकल है उसे रिपीट करेंगे, यहीं से इसको यहाँ पर याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में 1 नंबर में MCQ में भी आ सकता है या 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन इट इज हीटेड, जब बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। यूजेस बहुत ही जरूरी है जो कि 2 से 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं या फिर MCQ में भी आ सकते हैं। मेकिंग कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, यहाँ पर जब आग लग जाती है तो बुझाने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है, फायर एक्सटिंग्विशर, उसका भी उसी के द्वारा यह बनाया जा सकता है। और इट इज यूज्ड इन इंग्रेडिएंट एंटा एसिड, कई बार पेट दुखने पर हम कुछ एंटा एसिड ले लेते हैं, वो उसके लिए भी यहाँ पर प्रयोग है। और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा था, और बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर भी बना सकते हैं। अब कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में 2 नंबर में आ सकता है, जो कि यह टॉपिक बेकिंग सोडा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और केमिकल
के कंपैरिजन से बेकिंग सोडा में से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैं आपको बता दूंगा 2 मार्क में। जब हम टर्टरिक एसिड हम ऐड कर देंगे, टर्टरिक एसिड हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इसमें बेकिंग सोडा में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेकिंग पाउडर। बात समझ में? और इस बेकिंग पाउडर से क्या होगा, जो केक्स होते हैं और जो केक्स और ब्रेड्स होते हैं, उन्हें स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट बनाने के लिए प्रयोग में आता है। ठीक है, किस लिए हमने यूज किया बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए, टर्टरिक एसिड का हमने यूज किया ताकि जो ब्रेड और केक होते हैं वे सॉफ्टी एंड स्पॉन्गी बन जाए। अब यहाँ पर केमिकल कोट करेंगे, वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10 water molecules, 10 molecules of water। ठीक है, so this washing soda is formed by further continuing this process। कौन सा प्रोसेस कंटिन्यू करने से बनेगा, ये इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रख देते हैं, तो कि मैंने अभी बताया था हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू रखते हैं, लगातार इसे कंटिन्यू रखेंगे, इसे कंटिन्यू रखने पर हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 एंड पॉइंट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 10 molecules of water, जो कि फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का। अब यहाँ पर देखिए Na2CO3 का रिएक्शन हुआ H2O के साथ, तो हमें क्या मिल गया, हमें वॉशिंग सोडा मिल गया, जो कि हमने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू यहाँ पर इसी प्रोसेस को बेकिंग सोडा को हीटिंग के प्रोसेस में कंटिन्यू रखेंगे तो वॉशिंग सोडा बन जाएगा। अब यहाँ पर यूजेस देख लो, ग्लास सोप में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होता है, क्लीनिंग एजेंट इन हाउस, जो हाउस में क्लीनिंग एजेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है हाउस में। इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर की हार्डनेस है उसे रिमूव करने के लिए भी यूज किया जाता है। ये इसके कुछ यूजेस थे। और अब लास्ट एंड फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट केमिकल फ्रॉम साल्ट रह चुका है, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जो अब मेरे को 1 सेकंड दीजिएगा, मैं अभी इरेज करके आपका लास्ट टॉपिक यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा देता हूँ। ये हमारा लास्ट एंड फुल चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर सुनते जाओ, लास्ट केमिकल फ्रॉम साल्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP बोल देते हैं, जो कि केमिकल फॉर्मूला है। और ये पूरा टॉपिक 5 नंबर का आ सकता है आपके इंपोर्टेंट में, बहुत आपके एग्जाम में बहुत ही इंपोर्टेंट है केमिकल फॉर्मूला, इसके यूजेस कैसे बनता है और कैसे नहीं बनता है, सब कुछ जान लो भाई। ठीक है, POP 32 का केमिकल फॉर्मूला क्या है, COSO4 हाफ H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर देखिए, व्हेन वी हीट gypsums at 100 डिग्री सेल्सियस इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम POP। यहाँ पर बता रखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, POP कैसे बनता है, जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं। अब आप बोलेंगे जिप्सम होता क्या है, जिप्सम का फॉर्मूला भाई ये है, इसे दिमाग में बिठा लो। ये किसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, इसे दिमाग में बिठा लो। जब इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें CaSO4 यानी यही केमिकल फॉर्मूला हमें मिल गया, जो कि किसका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। इससे पता चला हम जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP मिलेगा, जो कि मैंने बहुत अच्छी तरह शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया है डायरेक्ट। और अब इसके यूजेस 3 देख लो। सरफेस स्मूथ, जो स्मूथ है, जो सरफेस है उसे स्मूथ बनाने के लिए इसे यूज किया जाता है। कई बार फ्रैक्चर हो जाता है बोन्स में, आपने सुना होगा कि प्लास्टर चढ़ चुका है, उसको प्लास्टर चढ़ गया क्योंकि उसकी टांग टूट गई, उसके हाथ टूट गए। क्या है भाई, वे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP ही उसको बंध गया है। ठीक है, टॉयज एंड डेकोरेशन मटेरियल, टॉयज के लिए यूज किया, टॉयज बनाने के लिए, और जो डेकोरेशन मटेरियल होता है उसको बनाने के लिए POP का भी इस्तेमाल किया जाता है। हॉस्पिटल में भी किया जाता है, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, और टॉयज एंड डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। और कैसे बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको हम 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसमें वापस क्या कर दूं, CaSO4 जो कि हमें मिला है, इसमें मैं वापस क्या कर दूं, ऐड कर दूं H2O। अगर मैं वापस पानी ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वापस पानी मिलने से
CaSO4 2H2O हमें वापस मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया हमने, गर्म किया तो वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर दिए थे जिससे POP बना। अगर मैं वापस पानी ऐड कर दूंगा तो वापस क्या बन जाएगा, वही हालत हो गई, वही हालत हो गई, फिर से हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा और POP बन जाएगा। अगर डाउट है ना किसी भी टॉपिक में, पूरे चैप्टर में, पूरी साइंस में, किसी भी टाइम, किसी भी पल, 24 घंटे, 7 दिन, 12 के 12 महीने, 24 दिन, 24 घंटे, 7 दिन आपके लिए तैयार है, किसी भी समय आपको डाउट आ जाए तो आप बेझिझक मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है या कमेंट में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हमेशा मैं आपके लिए तैयार रहूंगा, सिर्फ आपको मुझे सपोर्ट करना है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि स्कोर आप करोगे साइंस में। आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिएगा। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर खत्म।